Namaste Gurukhulians, welcome back. I hope you all are fit and fine at your homes. Let us continue our discussion with the chapter of class 10th history, and the topic is the rise of nationalism in Europe. In the previous video lecture, we discussed that what were the factors that helped in developing a sense of nationalism among the Europeans, in which we came to know about four major factors, and those four major factors were rise of new middle class, spread of ideology of liberalism, new spirit of conservatism, and the Treaty of Vienna, the rise of revolutionaries. So we discuss all these four factors one by one to understand the different things, right? सबसे पहला फैक्टर है राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास. देखिए, अगर हम 18th सेंचुरी का यूरोप देखेंगे तो मैंने पहले बताया कि उस समय नेशन स्टेट्स या वैसा भी कंसेप्ट था ही नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि 19th सेंचुरी के शुरुआत तक नेशन स्टेट्स या जो कंट्री का आइडिया होता है वो धीरे धीरे लोगों के अंदर आया. इट मीन्स द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक देश का कंसेप्ट, एक देशवासी का कंसेप्ट, ये लोगों के अंदर आना शुरू हुआ. इसके अलावा आज हम जिन स्टेट्स को जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जानते हैं वो उस समय किंगडम्स के रूप में बटे हुए थे, है ना. इसका मतलब कुछ एक फैक्टर हुआ जिसके कारण लोगों को लगा कि नहीं, अब हमारे देश या हमारी पहचान हमें मिलनी चाहिए. तो इनमें सबसे पहला है इज द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास. नाउ लेट अस सी हाउ इट हैपेंड. So socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class of the continent. उस समय की अगर बात करें तो उस समय जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था वो कॉन्टिनेंट में डोमिनेटेड था. मतलब यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े किसान थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, उनका दबदबा चलता था एक तरह से. उनके घर शहरों में भी होते थे, गाँव में भी. एस्टेट्स जिसे हम कहते हैं, कंट्री साइड कहते हैं. दे ओन एस्टेट्स and property both in countryside and town houses. They spoke French and their families were connected by the ties of marriage. वो फ्रेंच बोलते थे और उनकी फैमिलीज जो थी एक दूसरे एरिस्टोक्रेसीज से शादियों के बंधन में बंधी थी. ये एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो काफ़ी स्मॉल इन नंबर्स थे, छोटे थे ग्रुप में, लेकिन और मेजोरिटी जो इनका पॉपुलेशन था वो पीजेंट्स था. ये लोग खेती करते थे. ठीक है, ये तो था मिडिल क्लास की बात. अब मिडिल क्लास यानी कि ईस्ट और वेस्ट की अगर हम बात करें तो इन द वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, दे वर कल्टिवेटेड, द लैंड वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स. सर्फ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मान लीजिए कहीं से जो छोटे बड़े किसान होते हैं उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले ली या उन्हें पकड़ कर ले आए और उन्हें कहा कि नहीं भैया तुम्हें मेरी ज़मीन जोतनी है, राइट. यू कैन से इन अ वे the peasant who were dominant were, they pressurized the small peasants to cultivate their land forcefully. In western and central parts of Europe, western और यूरोप के सेंट्रल पार्ट्स में जो था वहाँ पर कमर्शियल क्लास का एग्जिस्टेंस ज़्यादा था. मतलब बिजनेस क्लास का एग्जिस्टेंस ज़्यादा था, क्योंकि वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो यूरोप था वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज बन रही थी, इंडस्ट्रीज खुल रहे थे. तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में एक नया क्लास ऑफ पॉपुलेशन निकल रहा था जो कहलाया मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास. ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स धीरे धीरे बनते जा रहे थे. और इन्हीं के बीच में, मिडिल क्लास के ही बीच में कुछ ऐसे लोग थे हु वर नोन एज एजुकेटेड मिडिल क्लास लिबरल्स. जब ये लोग पढ़ने लिखने लगे तो इन्हें समझ में आने लगा कि जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स हैं, ये हर चीज़ों पर अपना हक जताते हैं. तो क्यों जताते हैं? जब ये पढ़ने लिखने लगे तो इनके भी दिमाग में बातें आने लगी कि देश हमारा भी है, हमारे पास भी इतना हक होना चाहिए, हमारे राइट्स क्यों नहीं दिए जाते हैं. एंड दीज वर द रीजंस, दीज वर द कॉजेज दैट हेल्प द मिडिल क्लास टू ग्रो. और यही कारण रहा कि ये एक मिडिल क्लास को आगे बढ़ने में हेल्प किया, ग्रो करने में हेल्प किया. As I have told you, rise of middle class in the western and central parts of Europe, there was an emergence of commercial class. Western और central parts of Europe ये वो जगह थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी. वहाँ पर एक कमर्शियल क्लास
वो लोग जो खासकर व्यापार से जुड़े हुए थे, उनका एग्जिस्टेंस हुआ, वो डेवलप करने लगे, whose existence was based on market production, जिनका एग्जिस्टेंस, जिनका वजूद जो था मार्केट या मार्केट के प्रोडक्शन से रिलेटेड था, मतलब वो लोग जो लोग व्यापारी थे, ऐसे समझिए आप, ठीक है। These groups grew due to industrialization, ये ग्रुप्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण आगे बढ़े। मान लीजिए वो लोग जो शहर गए, गांव से शहर में इंडस्ट्री में काम करने लगे और वहीं पर वो रच गए, बस गए, वहीं पर धीरे धीरे अपनी चीज़ों को शुरू कर लिया। सो दीज ग्रुप्स वर बेस्ड, मीन्स देयर एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस। उन्हीं में से मिडिल क्लासेस में से कुछ लोग हु गॉट एजुकेटेड, व्हेन दे गॉट एजुकेटेड they started their questioning about their existence, they started questioning that why we should not be liberal, why we should not be independent, and this is how the idea of nationalism gained popularity, especially in the middle class. Okay, next we'll discuss that what does nationalism stands for, what is the idea of। अब हम यहाँ समझेंगे आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, राइट। फ्रीडम किस चीज़ का? अगर हम यूरोप के लोगों की बात करें तो उन्हें बहुत सी चीज़ों से फ्रीडम चाहिए था, प्लस जो मीनिंग ऑफ फ्रीडम है वो पीपल टू पीपल चेंज करता रहता था। तो हमने पिछले पैराग्राफ में देखा कि जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड लोग थे, वो जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो निकल कर आया वो मिडिल क्लास से निकल कर आया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 19th सेंचुरी यूरोप के टाइम पे जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था, आइडिया ऑफ नेशनलिटी था, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म था, वो कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ जो यूनिटी था वो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म से कनेक्टेड था, मीन्स फ्रीडम से कनेक्टेड था। अब फ्रीडम बहुत सी तरह से हो सकती है। कई देशों में राइट टू वोट वाज वन काइंड ऑफ फ्रीडम, मतलब सभी लोगों को राइट टू वोट मिलनी चाहिए। कहीं पर अगर हम बोलें कि फ्रीडम का मतलब ये है कि भैया स्टेट जो अलग अलग टैक्सेस लगाता है चीज़ पे उसको हटा दिया जाए। न्यू मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जैसे सभी अपर क्लासेस के लोगों को फ्रीडम मिलता है वही फ्रीडम इन्हें मिलनी चाहिए। एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में बराबरी का हक। इन द 19th एंड 20th सेंचुरी इस चीज़ को लेकर लोगों ने मूवमेंट भी किया, और बहुत जगह मूवमेंट किया था। मूवमेंट वाज ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, राइट टू वोट। हम जानते हैं कि यूरोप में या फिर बाकी कंट्रीज में 19th और 20th सेंचुरी में ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल वर नॉट अलाउड टू गिव वोट। ओनली मेन of propertied class, means men who were having property, who used to pay taxes, heavy taxes to the government, they were only allowed to vote. If we talk about the liberalism in the economic sphere, it stood for freedom of markets. मान लीजिए आप मार्केट में अपना कोई सामान लेकर जाते हैं, स्टेट टू स्टेट जो है आपको हर जगह टैक्स देना होता है, तो पता लगा आप 10 जगह टैक्स ही दे रहे हो तो आप मार्केट में आए तो मुनाफा आपको क्या मिलेगा, राइट। So, in the economic sphere, liberalism stood for freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. कोई भी गुड्स या कोई कैपिटल के मूवमेंट पर जो स्टेट टैक्सेस लेती है उसकी जगह पर क्या हो, एक सेंट्रलाइज्ड टैक्स होना चाहिए। जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ जीएसटी है, एक जीएसटी हम भरते हैं और बाकी हमें कोई टैक्स नहीं भरना होता है, गुड सर्विस टैक्स। वही चीज जो है इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म लोग चाहते थे, यानी वो लोग जो गुड्स या ट्रेड्स करते थे या मूवमेंट करते थे। इसको देखते हुए 1834 में, ठीक है, प्रशिया के इनिशिएटिव से, इसमें बहुत सारे जर्मन कंट्रीज ने भी बाद में साथ दिया, कस्टम यूनियन या फिर जोल्वरिन का फॉर्म हुआ था। इसको फॉर्म करने का एक ही मकसद था कि जो स्टेट ओन्ड टैक्सेस थे उसे अबॉलिश कर दिया जाए, टैरिफ बैरियर को रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। मीन्स सिर्फ खास जगह पर जहाँ पर भी बहुत जरूरी टैक्सेस पे करने हो वहीं पर टैक्स पे किया जाए, एंड दीज ऑल थिंग्स वर कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय जोल्वरिन, राइट। सो दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ people, or you can say for different groups. Here
somebody may understand in the book also given there is a word called LA, ELLA. It is a measurement of clothes. Measure of clothes. जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं आप बोलते हैं ना कि भैया मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए या 2 मीटर 10 सेंटीमीटर चाहिए. तो LA is a measurement of clothes. Okay, and basically it was developed in the European region और LA जो था रीजन टू रीजन वेरी करता था. इसी के लिए अब मेजरमेंट ऑफ क्लोथ मान लीजिए आप यूरोप की किसी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ 2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो रहा है, कहीं पर 50 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं. तो इससे जो है लोगों को दिक्कतें आती थी और दैट इज व्हाई इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का होना बहुत ही जरूरी था. ओके, सो दिस वाज द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म इन द 19th century Europe. Next we will understand that is the Treaty of Vienna and new conservatism after 1815. Now let us see the topic. Now next we'll see is the new conservatism after 1815. 1815 के बाद क्या हुआ? तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि जब जैकोबियंस की गवर्नमेंट फॉल हो गई थी, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सरकार गिर गई थी, तो नेपोलियन ने वापस से मोनार्कियल सिस्टम को लागू कर दिया था और वो धीरे धीरे विश्व विजेता बनता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था. लेकिन जब 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई, इन 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड, सो यूरोपियन गवर्नमेंट वाज ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर उनके अंदर फिर से वापस कंजर्वेटिज्म का आइडिया आ गया. अब कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो इस बात को जोर देती है कि जो हमारी पुरानी सभ्यता है, जो पुराने तौर तरीके थे, उसे हम प्रिजर्व करके रखें. वो आने वाले जो चेंजेस थे उससे वो ज़्यादा डरते थे. दैट इज व्हाई दे वर स्टिकिंग टू द ओल्ड बिलीफ, ओल्ड स्टाइल, ओल्ड रूट्स, राइट. तो ये वापस से जो कंजर्वेटिज्म का आइडिया था वो लोगों के अंदर या जो उस समय के पावर होल्डर्स थे उनके दिमाग में आने लगा कि हाँ भाई जो राजा के रूल करने का जो सिस्टम था दैट वाज फार मोर बेटर, राइट. सो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वाज ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म. यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो कंजर्वेटिज्म के स्पिरिट से वापस घिर गई. मतलब उनके दिमाग में जो कंजर्वेटिव आइडियाज थे वो आने लगे. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. Conservatives का मानना था जो monarchical system, king और queen का system है, church जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर आइडियाज इम्पोज करती है, प्रॉपर्टी जो बड़े बड़े लोगों के पास जो प्रॉपर्टी सेक्शंस थे या जमीन थी, वो फैमिली, ये सब बचाना चाहिए. मतलब जैसे मान लो एक फैमिली जो अमीर फैमिली है, अमीर फैमिली के साथ ही टाई अप करे, जो गरीब फैमिली है गरीब फैमिली के साथ ही टाई अप करे. इसके अलावा द यूरोपियन पावर्स जिन्होंने सब मिलकर नेपोलियन को हराया था, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, जो यूरोपियन पावर्स हैं, ब्रिटेन, रशिया, Prussia and Austria. So these are basically the European powers who met, who came together to defeat Napoleon. Right? The European powers and these powers collectively came together to defeat Napoleon. They met at Vienna. उनकी मीटिंग वियना में हुई and they dropped up the settlement of Europe. Europe का एक बड़ा सा पार्ट नेपोलियन ने कैप्चर कर लिया था. तो ये पावर्स इन्होंने वियना में मीटिंग रखी कि हम लोग यूरोप का कैसे बंटवारा करें या फिर किसके हिस्से में कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेटिज्म आइडिया. ओके, सो इस मीटिंग के लिए कांग्रेस की तरफ से ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने इसकी अगुवाई की एंड दे मेट एट वियना. वियना एक जगह है और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ. और मेजर पॉइंट्स क्या है ट्रीटी ऑफ वियना के, दैट विल सी राइट नाउ. नाउ लेट अस सी द मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना. ट्रीटी ऑफ वियना के खास बात क्या थी? ट्रीटी ऑफ वियना इसलिए किया गया था क्योंकि जो नेपोलियन ने बहुत सारे किंगडम्स को फ्रांस या उसके आसपास
बहुत सारे किंगडम्स पर कैप्चर कर लिया था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जिससे बहुत सारे किंगडम से बहुत से डर गए थे कि आगे जाकर फ्रांस जो है बहुत अपने आप को एक्सपैंड कर ले अंडर ऑफ कोर्स अंडर नेपोलियन। तो जब 1815 में नेपोलियन को हराया गया तो वहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन पावर्स मिले, और यूरोपियन पावर्स में मैंने आपको बताया जैसे ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया ये साथ में मिले, और इन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉ किया अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना पास किया गया, और इससे कुछ मेजर पॉइंट्स क्या थे। सबसे पहला मेजर पॉइंट ये था कि जो बर्बन डायनेस्टी, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि किंग लुइस जो था वो बर्बन डायनेस्टी का, फ्रांस में जो सबसे बड़ी डायनेस्टी रही है वो किंग लुइस की रही है, बर्बन डायनेस्टी की रही है। तो बर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे जिन्हें हटा दिया गया था और बाद में नेशनलिज्म आ गया था फ्रांस में, उनको वापस से पावर में रिस्टोर कर दिया गया, उन्हें फिर से राजा बना दिया गया। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के अंडर में फ्रांस ने उन आसपास के मान लीजिए बहुत सारे और टेरिटरीज पर जिन पे कब्जा किया था जब नेपोलियन किंग था, तो उस टेरिटरी को फ्रांस को देना पड़ा उन किंग्स को जिसकी वो एक्चुअली में थी। ठीक है। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस के चारों तरफ, यानी फ्रांस अगर इतना बड़ा है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रांस अपने आप को और ज़्यादा फैला ना सके। हो सकता है फ्यूचर में किंग का मन कर गया और आगे बढ़ने का, तो इस तरह से फ्रांस को आगे बढ़ने से रोका गया। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north। इसलिए जो नीदरलैंड की किंगडम थी जो बेल्जियम के अंडर में था उसे नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। जिनीवा वॉज एडेड टू पार्टमेंट इन द साउथ। साउथ में जिनीवा सार्डिनिया पार्टमेंट के साथ मिला दिया गया। प्रसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज। प्रसिया को वेस्टर्न फ्रंटियर पे नए टेरिटरीज के साथ मिला दिया गया। While Austria was given the control of northern Italy, northern Italy का कमांड ऑस्ट्रिया को दिया गया, राइट। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे किंगडम सेटअप किए गए ताकि फ्रांस जो है वो आगे फ्यूचर में ना बढ़ सके या अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना कर सके। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन, जर्मनी ने 39 स्टेट्स के साथ मिलकर टाई अप करके कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसे बिल्कुल छेड़ा नहीं गया, वो एज इट इज रखा गया, राइट। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट की तरफ रसिया को पोलैंड का एक हिस्सा मिला, जबकि प्रसिया को सेक्सोनी का एक हिस्सा मिला। अब ये वियना ट्रीटी करने का मकसद एकमात्र ये था, पहला मोनार्की को रिस्टोर करना, मतलब हर जगह जहाँ से किंग का रूल खत्म हो गया था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की आइडिया आ गई थी, उसे रिस्टोर करना। सेकेंड, दैट टू हेल्प द मोनार्कीज टू ग्रो, मोनार्कियल सिस्टम को आगे बढ़ाना। सो द मेन इंटेंशन ऑफ द कांग्रेस वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और वापस से कंजर्वेटिव सिचुएशन, कंजर्वेटिव ऑर्डर जो यूरोप से लगभग निकल चुका था, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की आइडिया आ चुकी थी, उसको वापस से रिस्टोर करना था। कंजर्वेटिव रिजीम्स वर सेट अप इन 1815 हो गए। ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिव सिस्टम 1815 से बिठाए जाने लगे, मतलब वापस से राजा मंत्री और उनके तरीके ये वापस से, और ये ऑटोक्रेटिक थे, मतलब ये जो भी फैसले लेते थे these decisions were their own and people had to simply follow it. Most of them imposed censorship। अच्छा, जैसे ये राजाओं ने वापस अपनी कमान संभाली इन जगहों पर, नेशनलिज्म के चलते जो एरियाज आज़ाद हो गए थे वहाँ पर इन्होंने सेंसरशिप लॉ लगा दिया। सेंसरशिप मीन्स क्या बोलना है मीडिया में, क्या लिखना है, कौन सी किताबें छपनी है, कौन सा पेपर छपना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, रॉयल फैमिली या फिर जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स थे वो। सो सेंसरशिप laws to control what was said in newspaper, books and songs, and reflected the idea of liberty and freedom associated with the French Revolution। जितने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ आइडियाज जुड़े हुए थे, जितने भी फ्रेंच के साथ फ्रेंच पैम्पलेट्स जो लोग बनाते थे, थ्रू बुक्स, थ्रू पोएम्स, थ्रू स्टेज, थ्रू बैलेड्स, थ्रू सॉन्ग्स, ये जो चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, जिससे जो स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म है लोगों के अंदर बना हुआ रहे,
आइडिया ऑफ लिबर्टी बनी हुई रहे, लोगों तक मैसेज कन्वे हो, इन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया एंड total control was taken by the conservative regimes, right? So this is Treaty of Vienna, and why this Treaty of Vienna was done, you better know. So we will end our discussion here only. In the next part we'll see that how revolutionaries in 1815 helped again to grow the idea of nationalism, and we will see the age of revolution, that was 1830 to 1848, where romantic imagination, romantic feelings came in the mind of people, and how romanticism helped. Next we will also see that what happened when famine occurred, when hunger was there, hardship was there, revolt was there, what happened with the common people, how weavers revolted in 1845, how did the outbreak of revolt took place, how did finally monarchical system was abolished, and how the revolution of liberals came and they finally gained freedom. So these things we'll discuss in the next video. Till then, keep smiling, be happy. Thank you.